नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक कैंपस में। दोस्तों, मेवाड़ राजवंश में हम महाराणा कुंभा पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे महाराणा कुंभा के आगे कौन शासक बने थे। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने पहले भी बात की थी कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने। महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी। उदा 1468 ईस्वी में शासक बना और इसका शासन कोई लंबा नहीं चला, बहुत ही जल्द यहाँ भी मारा गया था 1473 में। अब महाराणा कुंभा का एक पुत्र था उदा, जिसने महाराणा कुंभा की हत्या की थी। दूसरा पुत्र था रायमल। इस रायमल ने क्या किया? उदा की हत्या कर दी। रायमल ने क्या कर दी? उदा की हत्या कर दी और राजपाट अपने नाम कर लिया। तो ये बना था 1473 में मेवाड़ का राणा, जो 1509 ईस्वी तक रहा था। अब रायमल जो था, रायमल के काल में दो महत्वपूर्ण काम हुए थे। एक तो एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, उसका पुनर्निर्माण करवाया गया और जो वर्तमान स्वरूप है एकलिंग जी के मंदिर का, वह इसने बनवाया था रायमल ने। रायमल ने क्या किया था? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बताया था मैंने? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप इन्होंने बनवाया था। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया किसने था? बप्पा रावल ने। सबसे पहले एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। कहाँ करवाया था? कैलाशपुरी में। अब दोस्तों, एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि एक प्रथा है, मेवाड़ राजवंश में एक प्रथा है आस्का लेना। आस्का लेने का मतलब क्या है? दोस्तों, मैंने पहले एक बात बताई थी कि मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को क्या मानते हैं? अपना शासक, और खुद को क्या कहते हैं? एकलिंग जी का दीवान। मेवाड़ के शासक खुद को क्या कहते हैं? एकलिंग जी का दीवान। और मेवाड़ का शासक किसको बोलते हैं? एकलिंग जी को। तो इसलिए जब भी दीवान अपने राज्य से बाहर जाता है, किसी भी कार्य के लिए बाहर जा सकता है, किसी से मिलने जा सकता है, किसी समारोह में जा सकता है, किसी युद्ध के लिए जा सकता है, तो जब भी वो बाहर जाता है तो अपने शासक एकलिंग जी से परमिशन लेके जाता है या इनसे इजाजत लेके जाता है। तो इस प्रथा को अपन क्या कहते हैं? आस्का लेना। तो मेवाड़ का दीवान, मेवाड़ का दीवान राज्य से बाहर जाने के लिए, राज्य से बाहर जाने के लिए एकलिंग जी की इजाजत लेता है। एकलिंग जी की इजाजत लेता है। इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? आस्का लेना। ठीक है दोस्तों, तो एकलिंग जी के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया? रायमल। अब रायमल की जो पत्नी थी श्रृंगार देवी, श्रृंगार देवी ने घोसुंडी में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। बावड़ी का निर्माण करवाया। अब दोस्तों, घोसुंडी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां पर श्रृंगार देवी, रायमल की पत्नी, उसने क्या करवाया था? एक बावड़ी का निर्माण। अब घोसुंडी आपको याद है? घोसुंडी मैंने आपको पहले पढ़ाया है। घोसुंडी एक महत्वपूर्ण जगह है जो कहाँ स्थित है और घोसुंडी में क्या खास बात है? तो घोसुंडी में क्या है? एक अभिलेख। क्या है? एक अभिलेख जो किस समय का है? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें पता चलती है कि इस समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के समय में राजस्थान के अंदर भागवत धर्म का प्रसार था। भागवत धर्म का प्रसार या प्रभाव था। भागवत धर्म का प्रसार या प्रभाव। अब इसके घोसुंडी अभिलेख के साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि इसको जो पढ़ा गया था,
इसको पढ़ने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर D.R. भंडारकर। ठीक है दोस्तों, तो घोसुंडी अभिलेख से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो थी वो ध्यान रखनी है। इतिहास के स्रोतों में भी हम ये पढ़ चुके हैं। क्या महत्वपूर्ण बात है? तो घोसुंडी कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। और इस अभिलेख को पढ़ा किसने? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। अब इस अभिलेख में महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिल रही है हमें कि यहाँ भागवत धर्म का प्रभाव था। राजस्थान के इस क्षेत्र में भागवत धर्म का प्रभाव था या वैष्णव धर्म का प्रभाव था। मतलब कि यहाँ के लोग विष्णु देवता को मानते थे और उनकी पूजा करते थे। विष्णु देवता, वो लोग जो विष्णु जी की पूजा करते हैं क्या कहलाते हैं? वैष्णव या भागवत। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि यह संस्कृत में था। किस में था? संस्कृत भाषा में मिला था। तो दोस्तों रायमल जो था यह उदा के बाद शासक बना था। अब इसके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। अब रायमल के जो पुत्र थे उनमें सत्ता के लिए संघर्ष होता। रायमल के जो प्रमुख पुत्र थे पृथ्वीराज जो सबसे बड़ा बेटा था, इसके बाद जयमल और अपना संग्राम सिंह। इन तीनों में मुख्य रूप से सत्ता के लिए संघर्ष होता है। तो दोस्तों देखते हैं उसको। अब दोस्तों देखते हैं सत्ता का संघर्ष। जो रायमल था इसके 3 प्रमुख बेटे थे। रायमल के 3 प्रमुख बेटे थे। एक तो था सबसे बड़ा बेटा पृथ्वीराज, इसके बाद जो एक बेटा था वो था जयमल, और एक और बेटा था संग्राम सिंह। तो दोस्तों इन तीनों में भी राजगद्दी के लिए संघर्ष होता है। जैसा आज हम देख रहे हैं कि आज राजस्थान के अंदर गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों के बीच में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। तो ऐसा ही कोई नज़ारा, ऐसा ही एक दृश्य रायमल के बाद हुआ था, जिसमें उसके 3 बेटे पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह, यह भी राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे। अब यह भी अपने दाव पेच लड़ा रहे थे कि कैसे करके अपनी राजगद्दी प्राप्त। अब दोस्तों ये जो 3 पुत्र थे इनमें सबसे ज्यादा सक्षम और योग्य जो था वह था पृथ्वीराज। इसलिए इसका एक और नाम था उड़ता राजकुमार। पृथ्वीराज को क्या बोलते थे? उड़ता राजकुमार। अब पृथ्वीराज ने एक और कार्य किया था। ये अपनी श्रीमती जी से, अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे और पत्नी का नाम था रानी तारा देवी। रानी तारा देवी। तो दोस्तों आपको पहले मैंने एक बात बताई थी कि अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने। किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने। अब इन्होंने जब अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था तब नाम रखा था अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। अब इस अजय मेरू दुर्ग का नाम बदल के अपनी रानी तारा देवी के नाम पे रख दिया था पृथ्वीराज ने। क्या रखा था? तारागढ़। तो 2 महत्वपूर्ण कार्य, एक तो इसका नाम क्या है? उड़ता राजकुमार, और दूसरी चीज जो अजय मेरू दुर्ग था उसका नाम क्या रख दिया था? तारागढ़। दोस्तों आपको याद है ना चौहान राजवंश? चौहान राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था अजय राज चौहान। अब अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना कब की थी? यह मेरे को आप रिवाइज करके बताओगे। अजय राज चौहान ने अजमेर की स्थापना कब की थी? उसने ही अजमेर दुर्ग का, अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो उसी अजमेरू दुर्ग का नाम बदल के क्या रख दिया गया? तारागढ़। अब जो जयमल था यह थोड़ा क्या है, लड़ाईखोर ज़्यादा था, तो ये लड़ता ज़्यादा रहता था, तो आसपास के शासकों से हमेशा लड़ता रहता था। अब तीसरा आता है अपना संग्राम सिंह, और यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसका नाम भी संग्राम है, संग्राम। और यह जो है मेवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण राणा रहा है, जो वास्तव में संग्रामों में ही लिप्त रहा है। संग्राम मतलब युद्ध। हम देखेंगे कि मेवाड़ का सबसे साहसी और सबसे महत्वाकांक्षी शासक जो रहा है यह संग्राम सिंह रहा है। अब सम्रांग सिंह का बचपन जो था वो अजमेर में गुजरा। बचपन जो था अजमेर में गुजरा, अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ पर।
इसका बचपन जो था अजमेर में गुजरा करमचंद पंवार के। अब दोस्तों जब रायमल की स्थिति बिगड़ती है तो सत्ता का संघर्ष तीनों में चालू होता है। अब होता क्या है कि यह तीनों जो थे, यह तीनों राजगद्दी पर बैठना चाहते थे और तीनों ही क्या होता है, रायमल से अपने आप को क्या है कि युवराज घोषित करने के लिए बोलते हैं। तो रायमल क्या है, असमंजस में पड़ जाता है, वो किसको घोषित करूं, तीनों ही कह रहे हैं कि मुझे राजा बनाओ। तो होता क्या है, यह तीनों अपनी कुंडली लेकर एक ज्योतिष के पास जाते हैं। मेवाड़ के अंदर एक बहुत फेमस ज्योतिष थे, उन ज्योतिष के पास ये तीनों अपनी कुंडली लेके जाते हैं। अब ज्योतिष तीनों की कुंडली देखता है, तीनों के ग्रह नक्षत्रों का अच्छे से अध्ययन करता है और तीनों की स्थिति समझ के एक बात कहता है कि तुम तीनों के अंदर जिसके भाग्य में राजयोग है वो है कौन, संग्राम सिंह। तो यह राजयोग जो है किसके भाग्य में है, संग्राम सिंह के। तो यह सुनते ही संग्राम सिंह तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगला शासक वही बनेगा, लेकिन यह दोनों उसी समय क्या हो जाते हैं, बहुत क्रोधित, और यह इसको जान से मारने को उतारू हो जाते हैं। अब उस समय जो युद्ध होता है, आपस में बहुत जम के इनकी लड़ाई होती है। उस लड़ाई के अंदर संग्राम सिंह क्या है, घायल हो जाता है। पृथ्वीराज की तलवार इसकी एक आंख को क्या है, फोड़ देती है। इसकी एक आंख क्या है, इस लड़ाई में चली जाती है। जैसे इसकी आंख चली जाती है, घायल हो जाता है, ये वहाँ से क्या है, निकल जाता है और चला कहाँ जाता है, अजमेर, जहाँ पे इसका बचपन गुजरा था। अब दोस्तों होता है क्या है कि थोड़े समय बाद पृथ्वीराज जो है यह क्या है, गलती से जहर खा लेता है। यह क्या है, गलती से जहर खा लेता है, तो इसका खेल हो जाता है क्या, खत्म। अब यह जो जयमल होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि बड़ा लड़ाकू होता है, ये हमेशा लड़ने में ही लगा रहता था। तो ये सोलंकियों के साथ में युद्ध में लगा होता है, सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। तो यह भी मामला खत्म। ठीक है, पृथ्वीराज गलती से जहर खा लेता है, यह लड़ता हुआ मारा जाता है। अब बचता कौन है, अपना अकेला संग्राम सिंह। अब संग्राम सिंह को फिर रायमल क्या करता है, अपनी मेवाड़ की राजगद्दी सौंप देता है। तो 1509 ईस्वी में संग्राम सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठता है। अब दोस्तों ये संग्राम सिंह है कौन, इस संग्राम सिंह का जो नाम है, प्रचलित नाम है, वो क्या है, महाराणा सांगा। आपने सांगा नाम बहुत सुना होगा, लेकिन सांगा का असली नाम क्या है, संग्राम सिंह। तो अगला मेवाड़ की राजगद्दी पे 1509 ईस्वी में कौन बैठता है, महाराणा सांगा। अब दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था कि संग्राम सिंह जो है यह अपने नाम को पूरा जस्टिफाई करता है, जैसे इसका नाम संग्राम सिंह है, इसी प्रकार यह एक बहुत महत्वाकांक्षी शासक था और साथ ही साथ मेवाड़ का सबसे साहसी शासक रहा। यह पूरे जीवन काल में क्या है, युद्धों में ही लगा रहता था, पूरे जीवन काल में युद्धों में ही लगा रहता था। यहाँ तक कि मेवाड़ का सबसे साहसी शासक जो दिल्ली को चुनौती देता है और दिल्ली के सुल्तान को 2 नहीं 3 बार हराता है, दिल्ली के सुल्तान को 2 नहीं 3 बार हराता है। अब दोस्तों हम आते हैं महाराणा सांगा पर। महाराणा सांगा यह 1509 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता और 1528 ईस्वी तक राजगद्दी पर रहता है। 1528 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों महाराणा सांगा को जो एक उपाधि दी जाती है, सैनिक का अंश, सैनिक का अंश किसने बोला है, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने बोला है, कर्नल जेम्स टोड ने। इन्हें क्या बोला है, सैनिक का अंश या सैनिक भग्नावेश। तो यह मैंने जैसे पहले बताया था कि महाराणा सांगा या संग्राम सिंह, नाम क्या था, संग्राम सिंह मतलब युद्ध सिंह। तो युद्ध सिंह जो थे यह अपने जीवन के अंदर, पूरे जीवन काल के अंदर युद्धों में लिप्त थे।
इन्होंने बड़े 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 युद्ध लड़े हैं, दिल्ली के सुल्तानों को बुरी तरीके से हराया था। तो पूरे जीवन काल में ये युद्ध में लगे रहे, ऐसे युद्ध में लगे रहे थे कि इनके शरीर पर 80 घाव थे, शरीर पर 80 घाव थे। अब 80 घाव में ऐसे घाव थे कि एक इनका हाथ, एक इनका पैर और एक आंख। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इनकी एक आंख पृथ्वीराज के साथ लड़ते हुए फूट जाती है। तो ये ऐसा कमिटेड सैनिक था कि शरीर पर 80 घाव लिए थे। तो और इसीलिए इनको क्या बोला गया था, सैनिक का अंश, कर्नल जेम्स टोड द्वारा। दोस्तों, महाराणा सांगा जो थे यह मेवाड़ के अंतिम शासक रहे थे, जिन्होंने राजपूताना के सभी शासकों को, राजपूताना के सभी राजपूत शासकों को संगठित कर एक छत्र के नीचे दिल्ली के साथ युद्ध में संगठित किया था। दोस्तों, महाराणा सांगा राजपूताना के आखिरी शासक रहे, जिन्होंने सभी राजपूताना शासकों को एक छत्र के नीचे संगठित किया और दिल्ली से इन्होंने युद्ध किया था। तो दोस्तों, यह गौरव किसको प्राप्त है, महाराणा सांगा को। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हिंदू पथ। इसीलिए इनको उपाधि दी जाती है हिंदू पथ की, या अंतिम हिंदू सम्राट। अब दोस्तों, महाराणा सांगा के जो महत्वपूर्ण 5 युद्ध है जो हमें ध्यान से पढ़ने हैं वो देखते हैं। यह अपने जीवन काल में 5 महत्वपूर्ण युद्धों को लड़ते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध जो 1517 ईस्वी में किसके खिलाफ लड़ते हैं, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ। इसके बाद दूसरा कौन सा आता है, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, यह किसके खिलाफ लड़ते हैं, यह भी दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ लड़ता है 1518 ईस्वी में। तीसरा युद्ध आता है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध, अब यह किसके खिलाफ लड़ते हैं, यह मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के विरुद्ध लड़ते हैं और 1519 ईस्वी में लड़ते हैं। यह तीनों युद्ध जो है, यह तीनों युद्ध यह जीत जाते। अब आते हैं इनके असली युद्ध जो होते हैं बाबर के खिलाफ। बाबर के खिलाफ पहला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में। फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में बाबर को बुरी तरीके से हराया था महाराणा सांगा ने। अब अपने जीवन का आखिरी युद्ध, जीवन का आखिरी युद्ध ये लड़ते हैं खानवा में। और खानवा इनका जो युद्ध होता है यह भी बाबर के साथ हुआ था, लेकिन यह इनके जीवन का आखिरी युद्ध था जिसमें ये हार जाते। यह हुआ था मार्च 1527 ईस्वी में। तो दोस्तों, महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा, इनके जीवन काल में अपने को 5 प्रमुख युद्ध है जिनका अध्ययन करना है। यह युद्ध क्यों हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, कब हुआ था और इसमें कौन विजय रहा था, इसका कारण, ठीक है। दूसरा, कब हुआ था, ठीक है, किस किस के मध्य हुआ था, और अंतिम में विजेता कौन था। तो आपके लिए एक चीज़ बड़ी आसान सी हो जाएगी, विजेता। तो सारे युद्ध जो होंगे, इन सारे युद्ध में विजेता कौन होंगे, महाराणा सांगा। केवल एक युद्ध, खानवा का युद्ध, जिसके अंदर कौन होगा विजेता, बाबर। ठीक है दोस्तों, तो कारण क्या है युद्ध का, कब लड़ा गया है, किस किस के मध्य हुआ है और इसमें विजेता कौन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खातौली के युद्ध से। सबसे पहला देखो दोस्तों, दिल्ली जो था, दिल्ली सल्तनत में इस बार जो शासन चल रहा था वो चल रहा था लोधी वंश का। लोधी वंश का इन्होंने शासन स्थापित किया था बहलोल लोधी ने 1251 ईस्वी में। इसके बाद बहलोल लोधी के बाद में आया था सिकंदर लोधी, और 1517 ईस्वी में यहाँ पर कौन आता है, अपना इब्राहिम लोधी, 1517 ईस्वी में। अब दोस्तों, महाराणा सांगा जो थे
यह 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। अब मैंने पहले भी बताया था यह एक महत्वाकांक्षी शासक थे, तो अपने राज्य को बड़े क्षेत्र में विस्तार करना चाहते थे। इनका ख्वाब ऐसा था कि यह पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करे, और ऐसा इन्होंने किया भी। इन्होंने अपनी सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया। दिल्ली को चुनौती थी, दिल्ली को चुनौती थी। तो 1509 ईस्वी के बाद धीरे धीरे जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे ना, इन्होंने धीरे धीरे अपने क्या है अधीन करना शुरू कर दिए थे। अब जब यह चल रहा था, ये लगातार दिल्ली के क्षेत्रों को अपने अधीन कर रहे थे, जब यह चल रहा था तो 1517 में आया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को जैसे ये पता चला कि महाराणा सांगा उनके राज्य पर अधिकार करने में लगे हुए हैं, तो उन्होंने क्या है कि इनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब महाराणा सांगा ने सबसे पहले जो दो युद्ध लड़े 1517 ईस्वी में और 1518 ईस्वी में, वो युद्ध किसके खिलाफ लड़े थे? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक था? दिल्ली का शासक था, या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अब महाराणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी के साथ में पहला युद्ध जो हुआ वो हुआ खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ में पहला युद्ध कहाँ हुआ? खातौला का। अब खातौली जगह कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है कोटा में, या बूंदी में कहते थे। आजकल कहाँ स्थित है ये? बूंदी में। तो पहला युद्ध खातौली का युद्ध 1517 में हुआ। ये जगह कहाँ स्थित है? बूंदी में। अब दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि सांगा और इब्राहिम लोदी में कौन सा युद्ध हुआ? खातौली का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1517 में हुआ। खातौली जगह कहाँ पर है? बूंदी के जिले में स्थित है। अब युद्ध का कारण मैंने ये बताया था कि दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे। महाराणा सांगा ने क्या किया था कि मेवाड़ के आसपास जो भी दिल्ली का क्षेत्र था उस पर क्या है धीरे धीरे अधिकार करना शुरू कर दिया था। यह बात जब इब्राहिम लोदी को पता चली, वो एक बड़ी सेना लेके आ गया खातौली। तो खातौली में जो युद्ध हुआ था उसके अंदर विजयी कौन रहे? पहले युद्ध का कारण देख लेते हैं। युद्ध का कारण सांगा द्वारा दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार। अब हुआ क्या था, इसका परिणाम क्या रहा था युद्ध का? इसमें कौन विजय रहे? सांगा। ठीक है, तो पहला युद्ध कहाँ हुआ था? खातौली में। खातौली कहाँ स्थित है? बूंदी में। बूंदी के अंदर 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का कारण क्या था? सांगा द्वारा दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार करना, अपने अधीन में ले लेना। परिणाम क्या रहा था कि इस युद्ध में जैसे ही इब्राहिम लोदी की सेना खातौली पहुंची, राणा और सुल्तान के मध्य घमासान युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी की सेना को सांगा ने बुरी तरीके से हरा के पछाड़ दिया था। अब दोस्तों इसी के बाद दूसरा युद्ध कौन सा हुआ था? बाड़ी का युद्ध, जो हुआ था 1518 ईस्वी में का युद्ध। अब बाड़ी कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में यह धौलपुर जिले में स्थित है। अब युद्ध का कारण जो था इसमें वही खातौली के युद्ध का बदला लेना चाहता था इब्राहिम लोदी। तो अब दोस्तों इब्राहिम लोदी जो है पिछले युद्ध के अंदर बुरी तरीके से हराया गया था राणा सांगा द्वारा। तो इस बार उसकी सीधा लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने क्या किया? अपने दो सेना नायकों को भेजा। ठीक है, क्योंकि राणा सांगा जो थे, राणा सांगा एक बार हो सकता है माफ़ कर दो, दूसरी बार माफ़ ही ना करे। तो अपनी जान बचाने के लिए इसने क्या किया? अपने दो सेना नायकों को भेजा। किस किस को? तो लोधी के सेना नायक कौन कौन थे? मियाँ हुसैन
फरमूली। और दूसरा कौन था? मियाँ माखन। मियाँ माखन। अब इन दोनों ने लोधी की जगह ये युद्ध लड़ा। अब महाराणा सांगा जो थे अपनी शौर्य के बल पे इन दोनों को भी क्या है, बुरी तरीके से धूल चटा देते हैं और यह क्या है, युद्ध जीत जाते हैं। तो विजेता कौन हुआ इस बार? फिर सांगा। ठीक है, तो दोस्तों इब्राहिम लोधी को महाराणा सांगा ने 2 बार हराया, 1517 ईस्वी में और 1518 ईस्वी में। तो यह युद्ध एक छोटी शक्ति ने, मेवाड़ की एक छोटी शक्ति ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को 2 बार हराया। तो यहाँ पे महाराणा सांगा का साहस का लोहा पूरा उत्तर भारत मानने लग गया। अब ऐसा शासक, एक छोटे से राज्य का शासक जो दिल्ली के सुल्तान को 2 बार हरा देता है, तो सभी शासक, उत्तर भारत के सभी शासक सांगा का लोहा अब मानने लगे थे। और इस समय मेवाड़ की शक्ति जो थी अपने चरम पे पहुंच चुकी थी। मेवाड़ की शक्ति अपने चरम पर थी। ठीक है, महाराणा सांगा की शक्ति का लोहा सभी मानने लगे थे और साथ ही साथ महाराणा सांगा भी क्या है, अब भारत का सम्राट बनने के स्वप्न भी देखने लग गए थे। तो दोस्तों 2 प्रमुख युद्ध, इन दोनों युद्धों को याद कैसे रखोगे? तो ऐसे याद रखोगे, बड़ी खता कर दी लोधी ने। बड़ी खता कर दी किसने? लोधी ने। तो बड़ी से क्या हो जाएगा? बाड़ी का युद्ध। खता से क्या हो जाएगा? खातौली का युद्ध। तो आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी। बड़ी खता कर दी लोधी ने, किससे टक्कर लेकर? राणा सांगा से लेके टक्कर। तो खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में और बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में। बड़ी खता कर दी लोधी ने, बड़ी से बाड़ी, खता से खातौली। तो ये 2 प्रमुख युद्ध हुए दोस्तों संपूर्ण। यह दोनों युद्ध थे किसके खिलाफ? इब्राहिम लोधी के खिलाफ। तो यह थे उत्तर में। अब अगला युद्ध आ रहा है दक्षिण में, जो हुआ था गागरोन का युद्ध। गागरोन के अंदर मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय। आपको दोस्तों याद है महमूद खिलजी प्रथम, उसका युद्ध किसके साथ हुआ था? महाराणा कुंभा के साथ। अब महाराणा सांगा के साथ कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, हमने एक इमारत देखी थी विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? जब महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम को। अब यह जो युद्ध होगा इसको देखते हैं दोस्तों। इस युद्ध का नाम क्या है? गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध ये कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। महमूद खिलजी द्वितीय कहाँ का शासक था? मालवा का। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या था, इसका कारण क्या था? पहले तो ये बताओ गागरोन स्थित कहाँ पर है? गागरोन कहाँ स्थित? गागरोन स्थित है झालावाड़। अब गागरोन के अंदर एक किला भी है, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो है यह आहू और काली सिंध नदी के संगम स्थल पर स्थित है। ठीक है, यह एक जल दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया? परमारों ने। ठीक है, गागरोन कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। आहू और काली सिंध नदियों के किनारे स्थित है और यह एक जल दुर्ग है। क्यों? क्योंकि यह नदियों के द्वारा घेरा गया, पहाड़ी पे स्थित पहाड़ी दुर्ग। ठीक है, अब यह किसने बनवाया था? परमारों ने। ठीक है, अब युद्ध का कारण क्या था कि गागरोन युद्ध का कारण क्या था? अब युद्ध का कारण क्या था कि एक सरदार था मेदिनी राय।
ठीक है। सरदार मेदिनी राय किसके दरबार में था? महमूद खिलजी द्वितीय के दरबार में था। महमूद खिलजी को सरदार मेदिनी राय को अपने दरबार से किसने निकाल दिया था? महमूद खिलजी द्वितीय ने। अब सांगा ने मेदिनी राय को क्या दी? शरण दी। सरदार मेदिनी राय को सांगा द्वारा शरण देना। सरदार मेदिनी राय को सांगा द्वारा शरण देना। अब सरदार मेदिनी राय को जब सांगा ने शरण दी तो इसे चंदेरी और गागरोन की जाग दे दी और चंदेरी और गागरोन की जागीर दे दी। वहाँ मेदिनी राय ने अपना शासन शुरू कर दिया था। अब यह बात जब महमूद खिलजी को पता चली कि मेदिनी राय चंदेरी और गागरोन में अपना राज्य चला रहा है, तो इसने क्या है, गागरोन पर क्या कर दी? चढ़ाई कर दी। लेकिन यह नहीं जानता था कि मेदिनी राय के पीछे कौन है? महाराणा सांगा। जैसे ही महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन पर चढ़ाई की तो राणा सांगा किसकी सहायता के लिए आ गए थे? मेदिनी राय। और राणा सांगा ने महमूद खिलजी को क्या है? बुरी तरीके से हराया। तो इस युद्ध में विजेता कौन रहे? महाराणा सांगा। अब महाराणा सांगा ने क्या है? महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया और ले गए कहाँ? मेवाड़। वहां लगभग 3 महीने इसको कैद करके रखा। 3 महीने इसको बंदी बना के रखा। फिर क्या हुआ था कि मेवाड़ के अंदर एक उत्सव बनाया जा रहा था। उस उत्सव में सभी बंदियों को क्या है? उपहार दिए जा रहे थे। तो महमूद खिलजी भी क्या था? बंदी था मेवाड़ में। तो राणा सांगा क्या है? इसे भी उपहार देते हैं। अब इस समय महमूद खिलजी ने एक बात बोली कि मैं तो आपका बंदी हूँ और ये उपहार लेने के लिए मुझे आपके सामने क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ फैलाने पड़ेंगे। अपने हाथ फैलाए बिना मैं आपसे ये उपहार नहीं ले सकता। और ऐसी स्थिति में मैं किसी के सामने हाथ फैला के किसी से कुछ लूं, यह मुझे शोभा नहीं देती। यह मुझे शोभा नहीं देती। मैं तो ऐसा हूं जो किसी से कुछ लेता है तो उसको कुछ देने की इच्छा भी रखता है। तो इस बात से सांगा क्या है? बड़े प्रसन्न हुए और सांगा ने महमूद खिलजी को क्या है? मुक्त कर दिया था और इसे अपना आधा राज्य वापस सौंप भी दिया था। तो अब दोस्तों, यह जो गागरोन का युद्ध हुआ था, कारण मेदिनी राय को शरण देना हुआ और महमूद खिलजी ने क्या किया? चंदेरी और गागरोन की, और महमूद खिलजी ने क्या किया? गागरोन पर चढ़ाई कर दी। महाराणा सांगा आए मेदिनी राय की सहायता के लिए और इस युद्ध में विजय हुए। अब इस युद्ध को अगर हम देखें, मालवा के साथ में जो मेवाड़ के शासकों का युद्ध था, इससे पहले भी एक युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। अब यह किसके मध्य हुआ था? कुंभा और खिलजी प्रथम के मध्य। अब दोस्तों इसमें क्या है? दोनों में क्या है कि एकदम उल्टा है। ठीक है। इस युद्ध में तो आपको पता है कि मेदिनी राय को महाराणा सांगा ने शरण दी। उस युद्ध में क्या हुआ था? कुंभा का विद्रोही मेहपा पवार किसकी शरण में जाता है? खिलजी प्रथम की शरण में। ठीक है। तो ये याद रखना, एक तो खिलजी प्रथम है मालवा का शासक और यहाँ क्या है? खिलजी द्वितीय। अब यहाँ मेदिनी राय महाराणा सांगा के पास शरण के लिए आया, जबकि वहाँ कुंभा का विद्रोही खिलजी प्रथम के पास शरण के लिए गया था। तो ये याद रखना है, दोनों क्या उल्टे हैं। ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें, खिलजी प्रथम और खिलजी द्वितीय में। ठीक है। अब सारंगपुर के युद्ध के बाद में कुंभा ने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। ये याद रखना और सबसे ज्यादा जरूरी है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, यह होता है अपना तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध खत्म। अब दोस्तों इन युद्धों के बाद में अब आते हैं भारत के एक और महत्वपूर्ण युद्ध पे, जो भारत के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट सिद्ध होता है।
मैंने आपको पहले एक युद्ध और बताया था, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय क्या है, हार गए थे और मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। हमने देखा था कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। ठीक है, वो एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना थी। अब दूसरी ऐतिहासिक घटना आती है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में यहाँ इस समय क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ये किस किस के मध्य हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी। भारत के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट, इसमें क्या हुआ कि मुगलों की सत्ता की स्थापना हुई थी भारत में। इस युद्ध के बाद मुगलों की सत्ता की स्थापना हुई थी भारत में इस युद्ध के बाद। अब दोस्तों हुआ क्या था, जब महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था, तो बाबर ने क्या है कि एक पत्र लिख के सांगा से लोधी के विरुद्ध सहायता मांगी थी। मेवाड़ के प्रमुख पुरोहित के संक्षिप्त इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि बाबर ने महाराणा सांगा से सहायता मांगी थी इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और यह कहा कि मैं इब्राहिम लोदी को हराऊंगा और मैं अपना शासन दिल्ली पे स्थापित करूंगा और आप अपना शासन आगरा तक स्थापित कर लेना। अब ऐसे ही एक दूसरा और ऐतिहासिक स्रोत है जिसमें यह लिखा गया है कि बाबर ने सांगा से मदद मांगी, लेकिन सांगा ने क्या है, बाबर का सहयोग नहीं किया था। अब दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही बाबर ने सांगा से मदद मांगी, तो सांगा के जो सामंत थे उन सब ने बोला कि बाबर तो एक विदेशी है, आप एक विदेशी की सहायता कैसे कर सकते हो, हैं, यह ऐसा अनुचित होगा। तो सांगा ने क्या है, फिर बाबर का सहयोग नहीं किया। अब इस कारण बाबर ने क्या है कि सांगा के विरुद्ध युद्ध अभियानों को छेड़ दिया। अब हुआ क्या कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा के अंदर सांगा पर एक आरोप लगाया कि सांगा ने बाबर की मदद नहीं की, या जो सहयोग इसने मांगा था वो सहयोग नहीं किया, इसलिए बाबर ने क्या है, मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। तो आगे के 2 प्रमुख युद्ध जो आते हैं महाराणा सांगा और बाबर के मध्य के, उन्हें देखते हैं। बयाना का युद्ध। बयाना कहाँ स्थित है, भरतपुर में। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो जीत लिया था और इब्राहिम लोदी क्या है, युद्ध मैदान में मारा गया था। उसके बाद बाबर ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली पे कब्जा करने के बाद आगरा पर भी कब्जा कर लिया था। आगरा में वो कुछ दिन ठहरा और वहाँ से फिर आगे बढ़ता है, वह फतेहपुर सीकरी पर भी कब्जा कर लेता है। जब बाबर फतेहपुर सीकरी पे कब्जा कर रहा था तो अपने एक सेना नायक मेहंदी ख्वाजा को, अपने एक सेना नायक मेहंदी ख्वाजा को क्या है, बयाना के दुर्ग की तरफ सेना लेके भेज देता है। बयाना के दुर्ग पे भेज देता है, किसको, मेहंदी ख्वाजा को। अब महाराणा सांगा को क्या है, ये पता चल जाता है कि ख्वाजा जो है बयाना दुर्ग पर एक सेना लेके आ रहा है। तो महाराणा सांगा भी क्या करते हैं कि राजपुताना के प्रमुख शासकों को लेकर वह भी क्या है, बयाना के दुर्ग की तरफ बढ़ते हैं। अब इस समय महाराणा सांगा के साथ जो प्रमुख शासक थे, जो प्रमुख राजपुताना के राजपूत शासक थे, वह थे
राव गांगा के पुत्र मालदेव और साथ ही साथ चंदेरी के मेदिनी राय, झाला आजा, अक्खे राज, इस प्रकार राजपूताना के कुछ प्रमुख शासक जो थे वह महाराणा सांगा के साथ थे। वह भी पहुंचते हैं बयाना दुर्ग। अब जब बयाना दुर्ग पहुंचते हैं तो मेहंदी ख्वाजा क्या करता है, अपने साथ हसन खां मेवाती, मेवात के हसन खां मेवाती, मेवात के हसन खां मेवाती को अपने साथ में मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हसन खां मेवाती इसकी बातों से अप्रभावित होकर किसके साथ मिल जाते हैं, महाराणा सांगा के साथ, सांगा के साथ मिल जाते। अब दोस्तों सांगा की जो सेना है, सांगा की सेना बयाना दुर्ग को घेर लेती है। सांगा की जो सेना है वो बयाना दुर्ग को घेर लेती है। तो जब यह स्थिति बाबर को पता चलती है तो बाबर सुल्तान मिर्जा को मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए भेजता है। बाबर ने सुल्तान मिर्जा को मेहंदी ख्वाजा की सहायता के लिए भेजा। अब सांगा जो है एक घमासान युद्ध में मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा दोनों को क्या है, मौत के घाट उतार देते हैं और सांगा बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। सांगा द्वारा बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है। दोस्तों यह जो युद्ध था, बयाना का युद्ध, यह महाराणा सांगा की अंतिम विजय थी। यह महाराणा सांगा की अंतिम विजय थी। अब इसके बाद बाबर और महाराणा सांगा दोनों होंगे आमने सामने खानवा के युद्ध में। चलो अब उसे देखते हैं। अब दोस्तों खानवा का युद्ध जो हुआ था यह किस किस के मध्य में हुआ था, महाराणा सांगा वर्सेस बाबर। ठीक है, ये पहला युद्ध था जो महाराणा सांगा और बाबर में आमना सामना हुआ और इसमें विजयी कौन होता है, बाबर। अब दोस्तों महाराणा सांगा इस युद्ध को क्यों नहीं जीत पाए थे, उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। ठीक है, बाबर की विजय के कारण। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या आता है कि बाबर ने इसे क्या घोषित कर दिया था, जिहाद। क्या घोषित कर दिया था, जिहाद। जिहाद दोस्तों होता है एक धर्म युद्ध। ठीक है, अब जब राणा सांगा की शक्ति के बारे में बाबर के सैनिकों को पता चला तो वह भय के मारे कांप रहे थे। अब इस स्थिति के अंदर बाबर के सामने एक संकट पैदा हो गया कि वो इन कांपते हुए सैनिकों को कैसे कहे कि सांगा की सेना से लड़ो, क्योंकि अगर सैनिक डर रहा है तो उसमें हिम्मत ही नहीं होगी सांगा का सामना कर सके। लेकिन ऐसा बाबर क्या करता है कि उसके सैनिकों के अंदर जोश भर जाता है और वह इस युद्ध को बड़े उत्साह के साथ में लड़ने लग जाते। तो बाबर क्या करता है कि बाबर इस युद्ध को क्या कह देता है, जिहाद। अब जिहाद क्या होता है दोस्तों, अब दोस्तों जिहाद जो होता है ये इस्लाम के अनुयायियों द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है जिसमें जो इस्लाम को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ वो लड़ते हैं। तो इस युद्ध को अपन क्या कहते हैं, जिहाद या धर्म युद्ध। कह सकते हैं कि यह मुसलमान जो होते हैं गैर मुसलमानों के विरुद्ध लड़ते हैं। अब बाबर ने क्या है इस युद्ध को क्या घोषित कर दिया, जिहाद, और एक कसम भी खाई कि मैं आज के बाद मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। दोस्तों जिहाद की जब घोषणा होती है तो बाबर की सेना के अंदर एक अलग जोश भर जाता है और वह अपने भय को पीछे छोड़कर इस युद्ध में कूद पड़ता है। अब दोस्तों बाबर के साथ में दूसरी एक बड़ी बात थी, उसके साथ क्या था, तोपखाना। उसके साथ में क्या था, तोपखाना।
अब दोस्तों जो अभी बताया था मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में पहली बार तोप का इस्तेमाल किया गया था बाबर के द्वारा। भारत में पहली बार तोप का इस्तेमाल किया गया था बाबर के द्वारा। तो अब सांगा के पास तो तीर कमान तलवारें थी और इसके पास बाबर के पास थी तोप। अब तोप का सामना तीर कमान या तलवारें कैसे कर सकती? तोप तो क्या गोला बारूद होता है जो एक साथ बड़ा धमाका करेगा, एक साथ बहुत सारे सैनिकों को क्या है नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी शक्ति सांगा के पास नहीं थी, तो सांगा यहाँ भी क्या है थोड़े पिछड़ जाते हैं। अब बाबर के जो प्रमुख तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, बाबर के प्रमुख तोपची कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। अब दोस्तों तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज आती है इसी के अंदर कि बाबर ने विजय के कारण, तीसरा था तुलुगमा पद्धति। अब दोस्तों बाबर जो आया था यह अपने साथ में एक नई पद्धति के साथ में युद्ध लड़ता है। इस पद्धति का नाम क्या है? तुलुगमा पद्धति। दोस्तों ये नाम जो है, यह पद्धति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए। कौन सी? तुलुगमा पद्धति। यह बाबर का जो रण कौशल था यह क्या था? महाराणा सांगा के रण कौशल से बेहतर था। या यह कह सकते हैं कि जो बाबर जिस तरीके से लड़ाई कर रहा था वो एक अपग्रेडेड वर्जन था सांगा के युद्ध लड़ने के तरीके से। या इसको आसानी से कह सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो होता है, मोबाइल में बाबर के पास में लेटेस्ट वर्जन था, एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन था, जबकि सांगा के पास में इसके पास पुराना वर्जन था। तो उसकी वजह से बाबर ने क्या है कि युद्ध को बहुत आसानी से जीता। अब ये तुलुगमा पद्धति होती क्या है? तुलुगमा पद्धति क्या होती है? जिसमें सेना जो होती है, सेना को क्या है आप 3 टुकड़ियों में बांट देते हो और सेना को अलग तरीके से क्या है लड़ने के लिए भेजते हो। अब जैसे ये सेना थी बाबर की सेना, इसके 3 टुकड़े कर दिए, एक तो ये हो गया, एक 2 ये हो गया, एक 3 ये हो गया, 3 टुकड़े हो गए। अब 1 और 3 जो है यह क्या होगी? आगे चलेगी। 1 और 3 क्या है? आगे चलेगी और यह दुश्मन की सेना पे साइड से हमला करेगी और थोड़ी देर बाद में यह नंबर 2 टुकड़ी आएगी, यह हमला करेगी। ठीक है, अब इनको भी क्या है 2-2 भागों में बांट दिया जाता है। इनको भी क्या है 2-2 भागों में बांट दिया जाता है। तो पहला भाग जो होगा यह पहले जाके अचानक से हमला करेगा। ठीक है, जब यह हमला करके थक जाएगा तो फिर क्या आएगा? दूसरा हमला करने, इसका दूसरा भाग जो है वो हमला करने आएगा। तो इस प्रकार बाबर ने क्या है एक नए रण कौशल, नई रणनीति से क्या है युद्ध लड़ा। अपनी सेना को 3 भागों में बांटा और उन 3 भागों को भी 2-2 टुकड़ों में बांटा और तरीके से युद्ध लड़ा। जबकि अपने जो राजपूत सैनिक थे वह क्या है बस एक बार में ही युद्ध में कूद पड़ते हैं, वह सिर्फ और मरने मारने के लिए युद्ध लड़ते हैं। वह युद्ध के अंदर अपनी बहादुरी एक बार में ही व्यक्त कर देते हैं। इस कारण क्या है वह पिछड़ गए थे। अब यह वैसा ही हुआ जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा नहीं, उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया था। तो उस समय भी मैंने आपको कारण बताए थे कि क्यों पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो वैसा ही कारण यहाँ भी आया। जो राजपूती खून है यह एक बार उबाल मारता है और अपनी पूरी शक्ति से लड़ लेता है। यह क्या है कूटनीति का प्रयोग कम करता है, यह कूटनीति का प्रयोग कम करता है। जबकि बाबर जो था इसने क्या है कूटनीति, एक नए रण कौशल का इस्तेमाल किया तुलुगमा पद्धति के द्वारा और सांगा की सेना को जो इससे कई गुना शक्तिशाली थी उसे पराजित कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद में यह पद्धति भी क्या है इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना कि सांगा के साथ गद्दारी हुई थी। यह कारण इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितना कि धोखा होता है, क्योंकि किसी भी सेना के साथ में रणभूमि के अंदर धोखा होना यह सबसे बड़ा कारण बनता है किसी भी सेना का हारने का। तो राणा सांगा के साथ भी धोखा हुआ। पहले तो किया सलहदी तंवर ने, फिर किया खानजादा ने,
सलहदी तंवर रायसीन का शासक था और खानजादा नागौर का शासक था। इन दोनों ने क्या किया, सांगा के साथ में धोखा कर दिया, सांगा के साथ में धोखा किया। अब इस कारण क्या हुआ कि राणा सांगा जो है यह खानवा का युद्ध हार जाता है। तो प्रमुख कारण क्या था, एक तो बाबर ने क्या है इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था, दूसरा उसके पास तोपें थी, तीसरा यहाँ पे उसने तुलुगुमा पद्धति का उपयोग किया था और सलहदी तंवर और खानजादा द्वारा धोखा देना सांगा को। यह युद्ध जीतने के प्रमुख कारण थे सांगा द्वारा। अब दोस्तों ये युद्ध जीतने के बाद में बाबर खुद को क्या घोषित करता है, गाजी। खुद को क्या करता है, गाजी। गाजी क्या होता है, धर्म रक्षक। गाजी क्या होता है, धर्म रक्षक, मतलब धर्म की रक्षा करने वाला। इस्लाम के अनुयायियों द्वारा इस्लाम को नहीं मानने के वालों के विरुद्ध युद्ध। यह युद्ध जीतने के बाद में बाबर ने खुद को क्या घोषित किया, गाजी। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों कारण तो हुए पूरे। अब दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब दिल्ली के सुल्तान को महाराणा सांगा ने 2 बार हराया था तो सांगा की शक्ति का लोहा पूरे उत्तर भारत के शासक मानने लगे थे और इस युद्ध में एक बहुत बड़ी सेना और बहुत सारे शासकों ने सांगा का साथ दिया। तो यह सभी शासक जो है हमें ध्यान रखना, हमारी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सांगा के साथ में खानवा के युद्ध में कौन कौन थे या कौन नहीं थे या कौन कहाँ का शासक था। तो यह बात जो है अब हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के अंदर महाराणा सांगा ने उत्तर भारत के शासकों को एक छत्र के नीचे संगठित किया था और एक संयुक्त सेना के रूप में बाबर से युद्ध किया था। तो ये प्रमुख शासक कौन थे, उन्हें देखते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस युद्ध में महाराणा सांगा ने उत्तर भारत के सभी प्रमुख शासकों को एक छत्र के नीचे संगठित किया था। तो कौन कौन प्रमुख शासक थे, मारवाड़ के मालदेव राव गांगा द्वारा भेजे गए थे, राव गांगा के पुत्र मालदेव। इसके बाद में बीकानेर के कुंवर कल्याणमल जिन्हें राव जैत सिंह ने भेजा था। इसके बाद पृथ्वीराज कच्छावा आमेर के, भारमल ईडर के, रायमल राठौड़ मेड़ता के, अखेराज सिरोही के, मेदिनी राय चंदेरी की। मेदिनी राय वही है जिसके लिए गागरोन का युद्ध हुआ था। और इसके बाद झाला अज्जा सादड़ी के, और साथ ही साथ में इसमें जो मुस्लिम शासक साथ में थे इनके, एक तो हसन खां मेवाती जो मेवात या अलवर के क्षेत्र के थे, और दूसरा महमूद लोदी है इब्राहिम लोदी का भाई था जो बाबर को हरा के अपना शासन स्थापित करना चाहता दिल्ली पर। अब दोस्तों इसमें जो महत्वपूर्ण आते हैं वो आते हैं झाला अज्जा। अब इस युद्ध के अंदर सांगा क्या है, घायल हो गए थे। तो सांगा के घायल होने के बाद सांगा का छत्र पहनकर युद्ध कौन करता है, झाला अज्जा। तो ये याद रखना है हमें, सांगा का छत्र पहनकर युद्ध करता है, सांगा का छत्र पहन कर युद्ध करता है। और राणा को घायल होने के बाद में युद्ध से भूमि से बाहर ले जाया जाता है। और राणा को कहाँ ले जाया जाता है, बसवा को, बसवा दौसा में। राणा को कहाँ लेके जाया जाता है, बसवा दौसा में। वहाँ घायल अवस्था में ये रहते हैं और जैसे ही इन्हें होश आता है तो राणा वापस क्या है, इरिच पहुंच जाते हैं। राणा कहाँ पहुंच जाते हैं, इरिच। इरिच में पहुंच के क्या है, युद्ध के अंदर वापस तलवार ताने खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह सभी सहयोगी जो है, यह सभी क्या निर्णय लेते हैं कि बाबर का युद्ध करने में वह सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि तीर कमान से तोप की युद्ध नहीं जीता जा सकता था। तो यह सब सहयोगी मिलके क्या करते हैं, सांगा को विष दे देते हैं और सांगा कल्पी में मृत्यु हो जाती है। कल्पी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। कल्पी में सांगा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कल्पी में सांगा की मृत्यु कब हो जाती है, 30 जनवरी
1528 ईस्वी में, 30 जनवरी 1528 ईस्वी में सांगा की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका शव कहाँ लेके आया जाता है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में जो स्थित है। अब यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार होता है। यहाँ पर सांगा की क्या है? छतरी भी स्थित है। तो दोस्तों ये याद रखना है कि सांगा जब युद्ध में बेहोश हो जाते हैं तो उन्हें कहाँ लेके आया जाता है? बसवा दोसा। फिर सांगा को जब होश आता है तो सांगा वापस युद्ध में शामिल होने के लिए कहाँ आ जाते हैं? ईरिच में। लेकिन सांगा के सभी सहयोगी समझ जाते हैं कि युद्ध में उनकी स्थिति सही नहीं है और सांगा ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, इसलिए सभी मिलके क्या कर देते हैं? सांगा को विष दे देते हैं। कहाँ? कल्पी में, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका शव मांडलगढ़ लाया जाता है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और सांगा की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ में भी। तो दोस्तों इस प्रकार खानवा का युद्ध जो होता है वह होता है पूरा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और याद रखनी है कि इस युद्ध के अंदर सांगा के साथ में 7 राजा थे, 9 राव थे और 104 सरदार थे। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार इस युद्ध में सांगा के सहयोगी थे। तो दोस्तों इसी के साथ में अपना सांगा का युद्ध जो होता है, अपना सांगा का जो काल है वो होता है पूरा। दोस्तों अब इसके बाद में मेवाड़ के अंदर वापस से सत्ता के लिए संघर्ष शुरू होगा, जिसमें पहले विक्रमादित्य शासक बनेंगे, फिर बनेंगे अपने राणा उदय, और फिर अपना सबसे प्रमुख शासक महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो दोस्तों अगले वीडियो के अंदर हम आएंगे महाराणा प्रताप पे, जो इस मेवाड़ राजवंश के एक और सबसे प्रमुख शासक है। दोस्तों अभी तक अपन ने महाराणा कुंभा किया, आज महाराणा सांगा पूरा किया, अब सबसे महत्वपूर्ण आएंगे महाराणा प्रताप। तब तक दोस्तों जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।